Okay, ji, Bismillah Rahman Rahim. So, next lecture we will discuss some basic neuroanatomy terms. ठीक है, बेसिक टर्म्स की तरफ जाते हैं. तो बेसिक टर्म्स आप लोगों को क्लियर हो जाएगी तो आगे इंशाल्लाह कंसेप्ट मजीद आसान हो जाएगा. ठीक है जी. ओके, तो बेसिक टर्म में आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास पहले तो देखें कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, वो याद रखें. नंबर 1, कलेक्शन ऑफ cell bodies of many neurons is called, ठीक है, many neuron in CNS is called dash. ठीक है जी, फर्स्ट कंसेप्ट. नेक्स्ट लिखे कलेक्शन ऑफ cell bodies of many neurons in PNS is called dash. ठीक है जी. नेक्स्ट देखें कलेक्शन ऑफ bundle of axon in CNS is called dash. और यहाँ पे लेके कलेक्शन ऑफ bundles of axon in PNS is called dash. ठीक है जी. ये कुछ टर्म्स है इम्पोर्टेंट सीएनएस से पढ़ने से पहले. दिस टर्म शुड बी वेरी क्लियर क्लस्टर टू यू गाइस. तो देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम न्यूरॉन को देखें जो ब्रेन है, ब्रेन एग्जांपल दिस इज द ब्रेन. ब्रेन का पहला पार्ट क्या होता है? फोर ब्रेन. फोर ब्रेन के बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है दैट इज मिड ब्रेन. दिस इज मिड ब्रेन. मिड ब्रेन के साथ जो नीचे टच होता है दैट इज पोन्स. इसको हम पोन कहते हैं. पोन के साथ नीचे जो टच होता है दैट इज मेडुला ओब्लांगेटा. तो ये जनाब ब्रेन है, मेडुला ओब्लांगेटा पे ख़त्म होती है, फिर स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है. तो ऊपर अगर हम देखें दिस इज फोर ब्रेन. ये फोर ब्रेन है. इसके नीचे दिस इज कॉल्ड मिड ब्रेन. फिर ये पोन है, पोन that is pone and that is medulla oblongata. ठीक है जी. इसके अंदर जनाब जो सेरेबेलम है, सेरेबेलम that is present on the back side of the brain, वो हमें फ्रंट से नजर नहीं आता. तो सेरेबेलम always lies on the back side of the brain. तो वो हम ड्रा तो नहीं कर सकते, लेकिन सेरेबेलम बैक साइड से जनाब हमारे पास ब्रेन के साथ अटैच होता है. देखें, मिड ब्रेन प्लस पोन प्लस मेडुला ओब्लांगेटा इज इक्वल टू, इन तीनों को कंबाइंड हम क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम कहते हैं. दीज थ्री कंबाइंड टुगेदर नोन एज ब्रेन स्टेम. तो मिड ब्रेन, पोन और मेडुला इज नोन एज अ ब्रेन स्टेम. तो देखिए, अगर हम ब्रेन को फ्रंट से देखते हैं ना, दिस अपर पार्ट इज मिड ब्रेन. फिर ये वाइट पार्ट ये क्या है? ये पोन है. और सबसे नीचे मेडुला ओब्लांगेटा है. इन तीन चीज़ों को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम. तो इसका ये फ्रंट है और ये इसका बैक है. तो इसकी बैक साइड पे इस तरह एक स्ट्रक्चर है. एंड दिस स्ट्रक्चर ऑन द बैक साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम इज कॉल्ड सेरेबेलम. तो सेरेबेलम के कुछ फाइबर किसके साथ टच है? मिड ब्रेन के साथ. सेरेबेलम के कुछ फाइबर किसके साथ टच होते हैं? पोन्स के साथ. और कुछ फाइबर किसके साथ? मेडुला. लेकिन नॉट फ्रॉम द फ्रंट, ऑलवेज फ्रॉम द बैक साइड. और ये भी एग्जाम्पल आता है कि द फाइबर या द कनेक्शन विच कनेक्ट सेरेबेलम टू द ब्रेन स्टेम दैट इज कॉल्ड पीडंकल्स. इसको हम क्या कहते हैं? पीडंकल्स कहते हैं. ये सेरेबेलम इस ब्रेन स्टेम के साथ जिस फाइबर के साथ कनेक्ट है बैक साइड से, उसको हम क्या कहते हैं? पीडंकल्स कहते हैं. तो इस ब्रेन स्टेम का ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? मिड ब्रेन है. तो मिड ब्रेन के साथ जो पीडंकल अटैच है वो ऊपर होंगे कि नीचे? वो ऊपर है.
उसको हम सुपीरियर पेडंकल कहते हैं। हाँ जी, द एक्सान बंडल विच इज अटैच्ड फ्रॉम सेरेबेलम टुवर्ड द पोन इट इज कॉल्ड मिडल पेडंकल, और जो मेडुला ओब्लांगेटा के साथ नीचे टच है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंफीरियर पेडंकल कहते हैं। पेडंकल इज नथिंग बट दीज आर एक्सान बंडल which attach cerebellum to the brain stem from the back side। और देखें इस पोन, मेडुला ओब्लांगेटा और सेरेबेलम, इन तीनों को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं, हाइंड ब्रेन कहते हैं। ठीक है जी, ओके। अब आते हैं अपनी कंसेप्ट की तरफ। एक टिपिकल न्यूरॉन को अगर हम ले, न्यूरॉन इज द मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन के टिपिकल कितने पार्ट्स होते हैं, 3। दिस राउंडेड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड सेल बॉडी, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। इसके साथ जो बाहर की तरफ इस तरह छोटे छोटे शाखे हैं, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। और इसके साथ जो एक लॉन्ग होता है दैट इज कॉल्ड एक्सॉन, इसको हम एक्सॉन कहते हैं। तो न्यूरॉन को अगर हम क्लासिफाई इसकी पार्ट्स दे, द शार्ट फाइबर फ्रॉम द शार्ट मल्टीपल आउटग्रोथ फ्रॉम द सेल बॉडी इज डेंड्राइट्स। इसके बाद ये क्या है, दैट इज अ सेल बॉडी। और ये जो बाहर वाला एक लंबा लॉन्ग है इसको क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। ठीक है जी, तो दीज आर द टिपिकल पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। ये जो आज का लेक्चर है इसमें 3 से 4 क्वेश्चन तो इंशाल्लाह आएंगे, लेकिन मजीद आगे न्यूरोफिजियोलॉजी, न्यूरो एनाटमी, न्यूरो फार्माकोलॉजी, इस कंसेप्ट से आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो देखें एनीथिंग, ये किसका हिस्सा है, शाबाश, दिस इज ब्रेन, और ये क्या है, स्पाइनल कार्ड। ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड को हम CNS कहते हैं, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इन चीज़ों, इन दोनों के अलावा वट एवर वी हैव आउटसाइड दैट विल बी द पार्ट ऑफ PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो देखें यहाँ पे, देखें ये मैंने एक न्यूरॉन की क्या बनाई है, सेल बॉडी, तो इससे अपने क्या निकले होंगे, एक्सॉन। ये दूसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी है, इससे अपने क्या निकले होंगे, एक्सॉन। ये तीसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी, इससे अपने एक्सॉन निकले होंगे। अब मुझे ये बताएं, दिस इज अ ग्रुप ऑफ व्हाट, सेल बॉडीज ऑफ वन न्यूरॉन के मेनी न्यूरॉन इनसाइड द CNS, चाहे वो ब्रेन में हो चाहे वो किधर हो, स्पाइनल कार्ड में, क्योंकि ब्रेन स्पाइनल कार्ड दोनों को हम क्या कहते हैं, CNS। तो अगर बहुत सी न्यूरॉन की क्या चीज इकट्ठी हो जाए, सेल बॉडी, कहाँ पे, CNS में, इसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रे मैटर। तो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी ऑफ मेनी न्यूरॉन इन CNS की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर को हम न्यूक्लियस भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है जी, ओके। मुझे ये बताए, अगर ये एक न्यूरॉन की सेल बॉडी है, इससे अपनी एक एक्सॉन निकली है, ये दूसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी, इससे एक्सॉन निकली है, तीसरी न्यूरॉन है, इसकी अपनी एक्सॉन है, तो ये ग्रुप ऑफ क्या है, सेल बॉडी ऑफ मेनी न्यूरॉन है, बट कहाँ पे है, PNS में, उसको गैंग्लियन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, गैंग्लिया। तो द वर्ड PNS इज हियर। तो आपके ख्याल में अदनान बताए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रे मैटर एंड गैंग्लियन। ग्रे मैटर मीन ये भी सेल बॉडी की कलेक्शन है, लेकिन वो CNS है, और सेल बॉडी की कनेक्शन अगर PNS में हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, गैंग्लियन कहते हैं, ज्यादा को गैंग्लिया कहते हैं। ठीक है, अब जितना सेल बॉडी की अक्यूमुलेट होगी उतना उससे क्या निकलेंगे, एक्सॉन निकलेंगे कि नहीं। और एक्सॉन के ऊपर एक शीट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, माइलिन शीट। तो हर एक्सॉन के ऊपर कौन सा शीट होता है, माइलिन शीट। और माइलिन शीट हेल्प इन द फास्ट इम्पल्स कंडक्शन। और माइलिन शीट, ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि माइलिन शीट फॉर्मेशन इन CNS इज डन बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट, लेकिन सेम माइलिन शीट इन PNS इट इज डन बाय श्वान सेल। क्लियर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाए हैं। देखें, तो ये माइलिन शीट है, ये किसी भी इम्पल्स को पास कंडक्ट करने में हेल्प करती है। ये एक्ट एज अ इंसुलेटर का काम करता है, इम्पल्स मिक्सिंग को भी क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है। और ये माइलिन शीट सर्जन को सर्जरी करते हुए किस तरह दिखता है, व्हाइट मैटर। तो जहां पे एक्सॉन की बंडल होगी उसके ऊपर कौन सा शीट होगा, माइलिन, और वो माइलिन शीट हमें किस तरह दिख जाएगा, व्हाइट। इसलिए बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स अगर बहुत सी न्यूरॉन की हो जाए किसके अंदर, CNS में, तो उसको हम कौन सा मैटर कहेंगे, व्हाइट मैटर कहेंगे। और व्हाइट मैटर का एक और नाम भी है, इसको हम ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रैक्ट्स कहते हैं। सो बंडल्स ऑफ एक्सॉन इनसाइड द CNS इज कॉल्ड व्हाइट मैटर एंड इट इज आल्सो नोन एज ट्रैक्ट्स। अब इधर देखें, ये जो मार्कर मैंने रखी है, इधर देखिए, ये बहुत सी न्यूरॉन की क्या बना रहा हूँ, एक्सॉन है कि सेल बॉडी है, एक्सॉन है, CNS में है।
तो हमारे पास क्या है, वाइट मैटर। अब इधर देखिए, सुन ले ये एमसीक्यूज, इस वाइट मैटर के ऊपर जो इम्पल्स की डायरेक्शन है वो क्या है, अपवर्ड है। मतलब ये है कि इस बंडल ने इंफॉर्मेशन बॉडी से लाई है और किसको दे रही है, हायर सेंटर को दे रही है। लेकिन इसके ऊपर जो बंडल है, इस बंडल की जो इम्पल्स डायरेक्शन है वो किस साइड पे जा रही है, नीचे जा रही है, डाउनवर्ड। इसका मतलब कि बॉडी की तरफ कोई रिस्पांस जा रही है नीचे की तरफ। दोनों वाइट मैटर है, दोनों को हम ट्रैक्ट कहते हैं, लेकिन ऐसा ट्रैक्ट जिसका काम इम्पल्स को नीचे से ऊपर लेके जाना हो उसको असेंडिंग ट्रैक्ट कहते हैं, और जिसका काम कहाँ से, हायर सेंटर से नीचे बॉडी की तरफ लेके जाना हो तो उसको क्या कहेंगे, डिसेंडिंग ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन दी इम्पल्स डायरेक्शन, ट्रैक्ट्स में बी आर ऑफ टू टाइप्स, असेंडिंग ट्रैक्ट्स एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट। हर वो चीज जो नीचे से ऊपर की तरफ जाए, दे आर रेफर्ड एज असेंडिंग ट्रैक्ट्स कॉल्ड सेंसरी ट्रैक्ट। ये कौन से ट्रैक्ट्स होते हैं, सेंसरी ट्रैक्ट, क्योंकि सेंसेशन तो ऊपर तक जाएगी, उस सेंसेशन के पीछे जो रिस्पॉन्सेज आ रही है मोटर की शक्ल में, मोटर ट्रैक्ट्स आर ऑलवेज डिसेंडिंग ट्रैक्ट। एक और कंसेप्ट, ये ब्रेन का फ्रंट है तो ये ब्रेन का क्या है, बैक साइड है। बैक साइड पे जितने ट्रैक्ट्स जाती है ना, ऑलमोस्ट दे आर ऑलवेज असेंडिंग ट्रैक्ट, और ये ऊपर आकर डिसेंडिंग की शक्ल में ब्रेन की फ्रंट से जाती है। तो असेंडिंग ट्रैक हमेशा मेजॉरिटी केसेस के अंदर ब्रेन के किस साइड पे होती है, बैक साइड पे, डोर्सल साइड ऑफ द ब्रेन। जो वेंट्रल साइड है, फ्रंट है, उस पर कौन सी ट्रैक्स होती है, उस पर डिसेंडिंग ट्रैक्स होती है। क्लियर है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, असेंडिंग ट्रैक्स एंड डिसेंडिंग ट्रैक। और ये नहीं था, बट दीज आर द कलेक्शन ऑफ व्हाट, एक्सॉन बंडल्स। लेकिन कहाँ पे, CNS के अंदर, चाहे ब्रेन हो या स्पाइनल कार्ड हो। अब आते हैं इधर पे, ये भी ग्रुप ऑफ क्या है, एक्सॉन है, लेकिन ये किस सिस्टम में है, PNS में, उसको हम नर्व कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, नर्व कहेंगे। सो कलेक्शन ऑफ एक्सॉन बंडल इन CNS, दैट इज ट्रैक्ट, दैट इज व्हाइट मैटर, बट बंडल्स ऑफ एक्सॉन इन PNS, दैट इज कॉल्ड नर्व। क्लियर है, तो नर्व हमारे पास PNS की बंडल को कहते हैं एक्सॉन, और जो व्हाइट मैटर या ट्रैक्ट है ये CNS की बंडल को हम कहते हैं। यहां तक ये क्लियर है कि नहीं? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए थे। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आप लोगों ने याद रखना है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्पस कैलोसम। ये क्वेश्चन भी आता है, कार्पस कैलोसम। ये आप लोग कहोगे कि यार इस तरह क्वेश्चन कैसे आएगा? वो कहेगा एग्जाम में कि RTA का पेशेंट है, उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन की है, उसकी राइट सेरेब्रल कार्टेक्स की जो कम्युनिकेशन है वो खत्म हो चुकी है विद लेफ्ट सेरेब्रल कार्टेक्स, क्योंकि राइट सेरेब्रल कार्टेक्स ये आपकी किस बॉडी को कंट्रोल करता है, लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी। जो लेफ्ट सेरेब्रल कार्टेक्स है वो किसको कंट्रोल करता है, राइट हाफ ऑफ द बॉडी। देखे, अगर ये राइट सेरेब्रल कार्टेक्स है और ये क्या है, लेफ्ट सेरेब्रल कार्टेक्स है, तो इन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन होना चाहिए कि नहीं? इन दोनों के दरमियान जरूर एक्सॉन बंडल की क्या होती है, कलेक्शन। सो नेचर क्या है, इसका मतलब ये है कि जो राइट सेरेब्रल कार्टेक्स है उसकी जो कनेक्शन किसके साथ हुई है, लेफ्ट सेरेब्रल कार्टेक्स। ये जो कलेक्शन है, कनेक्शन, ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी ने की है कि कलेक्शन ऑफ एक्सॉन ने की है? ये कलेक्शन ऑफ एक्सॉन ने की है। और एक्सॉन की कलेक्शन हमेशा क्या होती है, ट्रैक्ट होती है, व्हाइट मैटर होती है। तो देखे, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, आगे मैं नहीं लिखता, विच कनेक्ट राइट सेरेब्रल कार्टेक्स विद द लेफ्ट सेरेब्रल कार्टेक्स। दे अरेंज vertically or they arrange horizontally. This horizontal connection between right cerebral cortex with the left cerebral cortex is called corpus callosum. इसको हम क्या कहते हैं, corpus callosum. तो corpus callosum is nothing but these are the bundles of axon matter. ये axon bundle है, लेकिन ये right cerebral cortex को किसके साथ मिलाती है, left cerebral cortex. तो नेचर इसकी क्या है, बंडल्स ऑफ सेल बॉडी है कि बंडल्स ऑफ एक्सॉन है? ये बंडल्स ऑफ एक्सॉन की शक्ल में होती है। ठीक है, तो कार्पस कैलोसम जब भी कोई पूछे, इट्स नथिंग बट इट इज अ बंडल्स ऑफ एक्सॉन, बट इट इज नॉट द बंडल्स ऑफ व्हाट, आंसर इज ये बंडल्स ऑफ सेल बॉडी नहीं होती। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट MCQs। ये तो जनाब टर्म्स की बात थी, इन टर्म्स पे जनाब क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, ये छोटी छोटी पॉइंट्स है, इंसान को फिर कंफ्यूज कर देती है एग्जाम में, और उस वजह से बंदे फिर जो है ना बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर देता है। ओके,
नेक्स्ट अब आप लोग की तरफ आते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए CSF स्टैंड फॉर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन विच स्पेस। ठीक है, नंबर 1 CSF किस स्पेस के अंदर होता है? आंसर इज सब अराक्नाइड स्पेस। क्योंकि हमारे पास जो कवरिंग है ब्रेन की 3 कवरिंग होती है, उसके अंदर फिर डिफरेंट क्या होती है? स्पेसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरा मैटर, अराक्नाइड मैटर एंड पाया मैटर। तो इसका मतलब ये है द स्पेस बिलो अराक्नाइड मैटर विच इज अ मेनिंजेस, उस स्पेस के अंदर किस चीज की फ्लो होती है? CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो सेरेब्रो मीन ब्रेन, स्पाइनल मीन स्पाइनल कार्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उस सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम क्या कहते हैं? CSF। तो CSF के अंदर ब्रेन क्या करती है? फ्लोट करती है। तो ब्रेन भी कहाँ पे होगा? सब अरेक्नाइड स्पेस में होगा। नेक्स्ट MCQ देखे, which cell is responsible for the CSF प्रोडक्शन, कि वो कौन सा सेल है जो CSF को प्रोड्यूस करेगा? हाँ जी, आंसर इज एपिंडाइमल सेल्स। ये हमने किस में पढ़े थे? सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द ब्रेन में। तो दे माइक्रोग्लिया का काम क्या था? स्कैवेंजर सेल है, वो मैक्रोफेज का काम करता है। श्वान सेल का काम क्या था? माइलिन शीट PNS में बनाता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट का काम माइलिन शीट CNS में बनाता है। और अगर एग्जाम में ये आ जाए कि CSF को प्रोड्यूस करने के लिए कौन से सेल चाहिए? आंसर इज एपिंडाइमल सेल्स। ठीक है, तो एपिंडाइमल सेल्स आर दो सेल्स विच इज प्रेजेंट इन द कोराइड प्लेक्सस ऑफ वेंट्रिकल्स। ब्रेन के अंदर क्या होती है? वेंट्रिकल, और उन वेंट्रिकल के अंदर CSF की प्रोडक्शन होती है। अब इधर देखें, आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ MCQs में। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वेंट्रिकल्स है, देखें दिस इज अ वेंट्रिकल। इन दोनों वेंट्रिकल के आपस में कनेक्शन नहीं होते, ये डायरेक्टली क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। दीज आर कॉल्ड लेटरल वेंट्रिकल्स। इनको हम क्या कहते हैं? लेटरल वेंट्रिकल्स। मैं सिंपल एक स्केच बनाता हूँ, उस स्केच के अंदर भी आप लोगों को कई MCQs इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। सो दीज आर द लेटरल वेंट्रिकल्स। अब लेटरल वेंट्रिकल के अंदर एपिंडाइमल सेल्स होते हैं, एपिंडाइमल सेल्स, एंड दीज सेल्स आर मेनली प्रोड्यूस CSF। ये क्या बनाते हैं? CSF बनाते हैं। ठीक है जी। अब लेटरल वेंट्रिकल जब CSF प्रोड्यूस करेंगे तो वो आगे किसको देंगे? थर्ड वेंट्रिकल को देंगे। तो इधर देखें, इन लेटरल वेंट्रिकल के साथ यहाँ पे जुड़ी हुई एक और वेंट्रिकल होता है, इसका नाम क्या है? थर्ड वेंट्रिकल। अब क्वेश्चन ये है, लेटरल वेंट्रिकल्स कितने होते हैं? 2। दे आर 2 in number, but whatever the CSF is produced by these 2, they are given to the थर्ड वेंट्रिकल। लेकिन लेटरल वेंट्रिकल से जब CSF किधर आएगी? थर्ड वेंट्रिकल। तो इसके दरमियान एक होल होगा कि नहीं? यहाँ पे एक होल होता है, होल। इधर देखिए, दिस इज द होल, दिस इज द फोरामेन विच अलो द CSF फ्रॉम वेयर? लेटरल वेंट्रिकल टू द थर्ड वेंट्रिकल। इस फोरामेन का नाम क्या है? फोरामेन ऑफ मोनरो। इसको हम क्या कहते हैं? फोरामेन ऑफ मोनरो। ये रफी बुक के अंदर इसके बहुत बहुत ज्यादा MCQs है। ठीक है, और ये टेस्टेड भी होते हैं एग्जाम के अंदर ऑथेंटिकली। व्हाट इज फोरामेन ऑफ मोनरो? दिस फोरामेन ऑफ मोनरो विल हेल्प द CSF टू फ्लो फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल टू द थर्ड वेंट्रिकल। बात समझ आ गई क्या नहीं? ओके, अभी तक हमने कितने वेंट्रिकल्स पढ़ लिए? 3 पढ़ लिए, क्योंकि लेटरल वेंट्रिकल नंबर में 2 होती है। उसने CSF कहाँ तक पहुंचाया? थर्ड वेंट्रिकल। और दीज 3 ventricle initially that we discussed up to now, they are present in the forebrain। याद रखिए, तीनों वेंट्रिकल कहाँ पे होते हैं? फोरब्रेन में होता है। ओके, अब नेक्स्ट जो है आप लोगों को ये बताता चलो, दिस इज अनदर वेंट्रिकल हेयर, दिस इज अनदर वेंट्रिकल विच इज प्रेजेंट हेयर। ठीक है, ये एक और वेंट्रिकल है जो यहाँ पे मौजूद है। अब इस वेंट्रिकल को देखें, दिस वेंट्रिकल विच इज कॉल्ड फोर्थ वेंट्रिकल। ये हमारे पास कौन सा वेंट्रिकल है? फोर्थ वेंट्रिकल। ये फोर्थ वेंट्रिकल है। अब यहाँ पे थर्ड और फोर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो फोरामेन होगा कि डक्ट होगा? यहाँ पे डक्ट होगा। तो थर्ड वेंट्रिकल से
जब CSF फोर्थ में आएगी तो यहाँ पे एक डक्ट के जरिए आएगी, यहाँ पे एक डक्ट है और इस डक्ट के जरिए CSF थर्ड वेंट्रिकल से किधर जाएगी, फोर्थ में। हाँ जी, इस डक्ट का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस। नाम सुना है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस, और इसका एक और नाम है, इट इज कॉल्ड सेरेब्रल इक्विडक्ट। तो इसको हम इक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं या इसको हम सेरेब्रल इक्विडक्ट भी कहते हैं। क्लियर है? ओके जी। अब मुझे ये बताए ये फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पे है। फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट इन दी कंटेंट ऑफ हाइंड ब्रेन। ये किसके अंदर होता है, हाइंड ब्रेन। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक आसानी के लिए बताऊं, दिस इज हाइंड ब्रेन। तो यार टोटली ब्रेन के अंदर जो नंबर ऑफ वेंट्रिकल्स है दे आर टोटली 4। तो 2 लेटरल है, एक थर्ड है और एक फोर्थ है। ये तीनों कहाँ पे थे, ये 4 ब्रेन में थे। जो फोर्थ वेंट्रिकल है ये कहाँ पे है, ये हाइंड ब्रेन में है। तो इसके दरमियान कौन सा ब्रेन रह गया, मिड ब्रेन। इसमें वेंट्रिकल नहीं होती, उसमें डक्ट होता है। तो ये MCQs याद रखे कि एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, आंसर इज मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन के अंदर होता है। मिड ब्रेन हैज नो वेंट्रिकल, मिड ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल नहीं है। फोकस करें, यहाँ पे इस वेंट्रिकल के साइड पे एक ओपनिंग होती है, दोनों साइड पे होती है, और एक ओपनिंग इस वेंट्रिकल की कहाँ पे होती है, मिड में होती है। और इन वेंट्रिकल से इन पोर्स के जरिए जो CSF निकलेगी बाहर, ये किस स्पेस में जाएगी, सब अरकनाइड स्पेस। ये किस स्पेस में जाएगी, सब अरकनाइड स्पेस। और सब अरकनाइड स्पेस के अंदर क्या होती है, सब अरकनाइड वेलाए। क्या होती है, सब अरकनाइड वेलाए, जिसको हम सब अरकनाइड ग्रेनुलेशन भी कहते हैं। रिमेंबर, मैं फिर से रिपीट करने लगा हूं क्योंकि लास्ट टाइम CPSP में बहुत से लोगों ने गलती की थी। उन लोगों ने सब अरकनाइड वेलाए की बजाय क्या चीज दी थी, सब अरकनाइड ग्रेनुलेशन। इन दोनों का मतलब एक ही है। द स्ट्रक्चर आर द सेल हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द सब अरकनाइड स्पेस इज कॉल्ड सब अरकनाइड वेलाए, विच इज आल्सो नोन एज सब अरकनाइड ग्रेनुलेशन। इट इज टेकन द CSF एंड एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब कर लेती है N2, कहाँ पे देती है, ड्यूरल वीनस साइनसेस। ये नाम सुना है कि नहीं, ड्यूरल वीनस साइनसेस। और ड्यूरल वीनस साइनसेस से ये CSF फिर वीनस ब्लड में जाती है। किधर जाती है, वीनस ब्लड में। क्लियर है? तो ड्यूरल वीनस साइनस में इनिशियली ड्यूरल वीनस साइनस में जाएगी और फिर वीनस ब्लड की सर्कुलेशन में जाती है। लेकिन वी विल डिस्कस दिस ड्यूरल वीनस साइनस कि ये क्या है। मैं आप लोगों को इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे ये बताए कि अगर ये ब्रेन है, हाँ जी, ब्रेन के साथ बिल्कुल टच वाला जो लेयर है वो कौन सा होता है, पाया मैटर। कौन सा होता है, पाया। इसके बाद अरकनाइड मैटर, फिर ड्यूरा मैटर होता है। फिर ऊपर क्या होता है, देखिए ये जल्दी बताए, व्हाट इज दिस, जो टच है एडहेरेंट है, डिलिकेट है, नाजुक है। द एडहेरेंट टच डिलिकेट स्ट्रक्चर सराउंडेड द ब्रेन इज पाया मैटर। पाया मैटर के बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड अरकनाइड मैटर, और इसके बाद जो लेयर है दैट इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर। अब इधर फोकस करें, ड्यूरा मैटर के ऊपर स्कल बोन्स होते हैं कि नहीं, दैट इज अ स्कल बोन। ये स्कल बोन है। अब जो ड्यूरा मैटर है, इधर सुन ले, ड्यूरा मैटर को हम ऐसे बनाते हैं, फोकस करें, दिस इज ये देखे, दिस इज विच मैटर, ये जो आ रहा है ये थिक, ये जो थिक बना रहा हूं ये थिक मैटर कौन सा मैटर है, ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के 2 फेसेस है, 2 सरफेसेस है। हाउ मेनी सरफेसेस, 2। हाँ जी, ड्यूरा मैटर का ये वाला सरफेस किसकी तरफ है, स्कल की तरफ, बोन की तरफ है ना। इसको हम कहते हैं पेरियोस्टियल लेयर। इसको हम क्या कहते हैं, पेरियोस्टियल। ओस्टियल मीन टुवर्ड द बोन, स्कल बोन। ये वो लेयर है ड्यूरा का जो किसकी तरफ है, अरकनाइड की तरफ है। और अरकनाइड क्या है, मेनिंजी है कि नहीं, तो इसको कौन सा लेयर कहते हैं, मेनिंजियल लेयर। ये बात समझ गए कि नहीं। ड्यूरा मैटर इज अ थिक आउटर मेनिंजीज ऑफ द ब्रेन हैविंग 2 फेसेस। अपर फेस किसकी तरफ है, स्कल बोन की तरफ, तो वो क्या है, पेरियोस्टियल लेयर। जो नीचे अरकनाइड की तरफ है उसको क्या कहते हैं, मेनिंजियल लेयर कहते हैं। क्लियर है? ओके। अब ये जो दोनों लेयर है ये आपस में क्या है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है ना, क्योंकि ड्यूरा मैटर तो एक ही है लेकिन इसकी फेस 2 है। लेकिन ये जब मिड में आती है ना, इधर देख के मिड में, तो ये दोनों एक दूसरे से के साथ क्या, दूसरे से क्या हो जाती है, सेपरेट।
मतलब यहाँ पे जो लोअर फेस है ये थोड़ा सा डीप केव बना चुका है। बात समझ गए? मैंने ये पॉइंट बताई है, इधर देखे ये ड्यूरामीटर है कि नहीं। ड्यूरामीटर क्या है, पूरा आपस में एडहेरेंट है, लेकिन एक जगह पे इसकी जो ऊपर वाले पार्ट से कनेक्शन है वो खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? खत्म। और इसका जो पार्ट है थोड़ा सा क्या हो जाता है? डायलेट। इस डायलेटेड पार्ट ऑफ द ड्यूरामीटर को हम ड्यूरल साइनस कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूरल साइनस। तो देखे पेरियोस्टियल लेयर एंड meningeal layer of the durameter, they a bit separate from each other at a part, at a distance. उस सेपरेशन की वजह से जो स्पेस बन गया है उसको हम कौन सा साइनस कहते हैं? ड्यूरल साइनस, जिसके अंदर वेन्स होते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? ड्यूरल वीनस साइनस कहते हैं। क्लियर है? ये हम पढ़ेंगे आगे मजीद, इसकी मजीद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। लेकिन साइनसिस इज नथिंग बट इट इज अ डायलेटेड पार्ट ऑफ विच मैटर? ड्यूरामीटर। और इसके अंदर वीनस ब्लड होता है और इससे चीजें एब्जॉर्ब होकर ब्रेन से निकलकर वीनस ब्लड की तरफ आती है। एमसीक्यू जो आया था लास्ट टाइम सीपीएसपी में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस सीएसएफ इन द वेंट्रिकल? तो आंसर इज एपिंडाइमल सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल टू एब्जॉर्ब सीएसएफ? आंसर इज सब अरेक्नाइड वेलाए। सब अरेक्नाइड वेलाए का काम यह है कि सीएसएफ को क्या करता है? एब्जॉर्ब। द इनिशियल स्ट्रक्चर from subarachnoid villi where CSF reach, answer is dural venous sinus। subarachnoid villi से इनिशियली CSF किसको मिलेगी? ड्यूरल वीनस साइनस। ये जब रसूला पढ़ोगे वह पर क्या है, ये सारे वही पॉइंट्स है और सारे यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। मैं फिर से रिपीट करने लो। द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर CSF प्रोडक्शन एपिंडाइमल। द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर CSF प्रोडक्शन वेंट्रिकल। हाउ मेनी वेंट्रिकल्स आर देयर? 4। 3 present in the forebrain, 1 present in the hindbrain. Midbrain has no ventricle, it contain aqueduct of Sylvius। क्लियर है? जो थर्ड से CSF लेकर किसको देता है? फोर्थ वेंट्रिकल। CSF is absorbed by which structure? subarachnoid villi, जिसका दूसरा नाम है subarachnoid granulation। और लास्ट CSF फर्स्ट ड्रेन फ्रॉम subarachnoid villi to dural venous sinuses। क्लियर है? अब ये पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। ये CSF की जो अब्जॉर्प्शन है या प्रोडक्शन है ये तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि वाई वी आर केयरिंग अबाउट CSF सो मच। बोले कि फंक्शंस ऑफ CSF, कि CSF की हमें क्या फायदे हैं? फंक्शंस ऑफ CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसकी फंक्शन क्या है? कौन बता सकता है? नंबर 1, इट कैन कीप द ब्रेन लाइट इन वेट। ये ब्रेन को लाइट रखता है। कीप द ब्रेन लाइट इन वेट, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, ये ब्रेन को लाइट रखता है। हमारे ब्रेन का अपना एक वजन है, मोर देन 1 kg ब्रेन का वजन है, लेकिन आज तक हमने अपने ऊपर वो फील नहीं किया है, बिकॉज इट इज लाइटन बाय द CSF। और ब्रेन जो है ना CSF के अंदर क्या करता है? फ्लोट करता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट लेके इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ब्रेन। ये ब्रेन को क्या प्रोवाइड करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। नंबर 3, इट हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ सर्टन डिजीजेस। मतलब मेनिंजाइटिस हो जाए तो व्हाट हाउ वी विल नो इट इज बैक्टीरियल, वायरल और फंगल? वी गो फॉर CSF इंटरप्रिटेशन। तो CSF एनालिसिस की वजह से ये हमें मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस करने में हेल्प करती है, क्योंकि हम फिर CSF एनालिसिस की बेस पे बताते ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, वायरल है या कौन सी मेनिंजाइटिस है। आखिर में जनाब लेके इट एक्ट इज अ शॉक एब्जॉर्बर। ये क्या काम करता है? एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। तो इससे ब्रेन इंजरी की इंटेंसिटी कम हो सकती है कि नहीं? ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और इस वजह से इट कैन डिक्रीज द सिविरिटी ऑफ ब्रेन इंजरी, क्योंकि अगर ब्रेन फ्रंट से लग जाए तो उसका इम्पैक्ट पीछे चला जाता है, क्योंकि ब्रेन इज नॉट अफेक्ट, इट इज फ्लोटिंग इन दी CSF। क्लियर है? ओके, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा जनाब मजीद इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ कि अगर MCQs ये आ जाए, MCQs की तरफ चलते हैं। एक और MCQ साथ में ऐड करें। MCQs ये है कि MCQs
what is the first step in the formation of CSF production? The first step in the formation of CSF प्रोडक्शन। हाँ जी, व्हाट इज दिस? ये भी CPSP वालों का बहुत फेवरेट है। ये CSF जब प्रोड्यूस होता है तो उसका पहला स्टेप क्या होगा? इट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ सोडियम। इसमें क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ सोडियम। ये भी याद रखें, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ सोडियम। जब CSF बनता है तो उसका जो सबसे पहला स्टेप है उसमें जनाब क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ सोडियम होता है। ठीक है, ये मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखिए, CSF कहाँ पे बनता है? शाबाश, वेंट्रिकल्स के अंदर। CSF इज फॉर्म्ड इन दी वेंट्रिकल्स। देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम ड्रा करूँ। वेंट्रिकल के अंदर हमारे पास क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। दीज आर क्यूबॉइडल सेल्स, दीज आर क्यूबॉइडल सेल्स। ठीक है, ये मैं इस वेंट्रिकल की हिस्टोलॉजी बता रहा हूँ। इसके अंदर कौन से सेल होते हैं? क्यूबॉइडल सेल्स। इस क्यूबॉइडल सेल के साथ इस तरह कैपिलरीज होती है, आर्टरी, कैपिलरी, ब्लड वेसल्स। दिस इज ब्लड वेसल्स। तो इसका मतलब ये है कि ये जो साइड है ये कैपिलरी है, इसके साथ क्यूबॉइडल सेल होते हैं, और ऊपर जो है ये वेंट्रिकल की ल्यूमेन है, वेंट्रिकल ल्यूमेन या वेंट्रिकल साइड है। क्लियर है? तो देखे, ये जनाब इन सेल्स के दरमियान आपस में जंक्शन होगी कि नहीं? दीज सेल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कनेक्शन। इन जंक्शन को ये भी MCQs में याद रखे। ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर, इसके अंदर जो सेल्स है आपस में दे आर कनेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ डैश। आंसर इज टाइट जंक्शन। ये किसके जरिए आपस में कनेक्टेड है? टाइट जंक्शन। और इस टाइट जंक्शन की वजह से ये हर एक चीज को ब्रेन तक अलो नहीं कर देते। तो ब्लड ब्रेन बैरियर भी अगर आ जाए, इसके अंदर जो सेल है दे आर मोस्टली कनेक्टेड विद ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ विच जंक्शन? टाइट जंक्शन। क्लियर है? ओके, अब सुन ले। हाँ, इधर फोकस करें। यहाँ पे सोडियम वगैरह, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के साथ साथ आप लोग ले सकते हैं ग्लूकोज, प्रोटीन, ये सारी चीजें ब्लड में होती है कि नहीं? ये ब्लड में हो जाती है। ठीक है, द क्वेश्चन टू बी रिमेंबर इज के वाटर इज फ्रीली मूवेबल फ्रॉम एनीवेयर इन द बॉडी। वाटर तो हर जगह से जाती है, मतलब वाटर के लिए कोई जंक्शन की जरूरत तो नहीं होती। वाटर इज डिफ्यूजली फ्रीली। सुन ले, हाँ, यहाँ से अगर वाटर जनाब क्या हो जाए? डिफ्यूज होती रहे, तो वाटर ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है, और उस प्रेशर की वजह से ये अपनी तरफ किस चीज को खींचना शुरू कर देते हैं? सोडियम को। किसको खींचना शुरू करते हैं? सोडियम। तो सोडियम फिर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की वजह से क्यूबॉइडल सेल के जरिए होते हुए वेंट्रिकल में जाएगी कि नहीं? तो सोडियम अपने साथ फिर थोड़े बहुत किस चीज को लेके आएगी? क्लोराइड को। और ये ग्लूकोज, प्रोटीन और अमाइनो एसिड ये भी आहिस्ता आहिस्ता फ्रीली मूव शुरू करेगी, लेकिन इतने ज्यादा तेज रफ्तार से नहीं। ये जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड है, ये रिलेटिव प्रेशर की वजह से जो सोडियम क्लोराइड ने पहले जनरेट की होती है उस पर आहिस्ता आहिस्ता अंदर आएगी। और जब ये अंदर आएगी, ये इलेक्ट्रोलाइट और किस चीज की कॉम्बिनेशन? वाटर की कॉम्बिनेशन। इसको फ्यूचर में हम CSF कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? CSF। चाहे MCQs जो भी आ जाए, CSF की जो फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन में, उसमें सबसे पहले किस इलेक्ट्रोलाइट की अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? सोडियम की हुई है। सोडियम की अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुई है तो तब ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हुआ है, और उसकी वजह से चीजें फिर आगे आई है। तो यहाँ पे जो MCQs मैंने लिखा है, फर्स्ट स्टेप इन द CSF फॉर्मेशन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ सोडियम। याद रहेगी कि नहीं? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर हम ब्लड प्लाज्मा को देखें, ब्लड प्लाज्मा, और फॉर एग्जाम्पल हम CSF को देखें, तो ब्लड प्लाज्मा CSF दोनों में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वगैरह होगी कि नहीं? मतलब CSF में भी ग्लूकोज है तो ब्लड प्लाज्मा में भी ग्लूकोज है, प्रोटीन उधर भी है इधर भी है, लेकिन कंसंट्रेशन सबकी क्या है? डिफरेंट है। तो लेकिन CSF वर्सेस प्लाज्मा, ये भी MCQs में आता है कि भाई प्लाज्मा किस चीज के लिहाज से कम है CSF से? ग्लूकोज वगैरह ये चीज आती है ना। तो CSF वर्सेस प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या है? लेकिन यहाँ पे मैं मजीद भी जा सकता हूँ डिप में, लेकिन इतना याद रखे
CSF की फॉर्मेशन में पहले स्टेप में किस चीज की अल्ट्राफिल्ट्रेशन, तो सोडियम की होगी। ठीक है, अब यहाँ पे लेके एक साइड पे लेके वेरिएबल लेके वेरिएबल, ठीक है जी, इस साइड पे CSF लेके, ठीक है, और इस साइड पे जनाब लेके व्हाट, प्लाज्मा, ठीक है। ओके, वेरिएबल की तरफ आते हैं। वेरिएबल सोडियम की बात करते हैं। सोडियम CSF में सोडियम की वैल्यू कितनी होती है, 140। एग्जैक्टली प्लाज्मा में कितनी होती है, 140। जितना सोडियम इतना होगा ना, उतने ऑस्मोटिक ग्रेडियंट से उतना ऊपर ही जाएगा। तो सोडियम इन द CSF एंड सोडियम इन द प्लाज्मा आपस में क्या होती है, कि इक्वल होती है, बिल्कुल सेम होती है। तो उसकी कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस हो नहीं है। चाहे जाते हैं जनाब ग्लूकोज की तरफ, ग्लूकोज को देखे, CSF में ग्लूकोज की वैल्यू है 4। ये नॉर्मल CSF की इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ, लेकिन CSF की जो वैल्यू है प्लाज्मा में वो कितना है, वो 6 है। तो आज के बाद हम सिक्यूज में याद रखें ना शाबाश, कि ग्लूकोज इज रिलेटिवली, हाँ जी, लोअर इन द CSF एज कंपेयर टू प्लाज्मा। प्लाज्मा में ग्लूकोज की वैल्यू क्या होती है, वो ज्यादा होती है। CSF में ग्लूकोज की वैल्यू कम होती है। आप लोग कहोगे इस 4 का मतलब क्या है, दैट इज मिलीमोल पर लीटर। ये किसके अंदर अगर हम ले लें, मिलीमोल पर लीटर यूनिट है कि नहीं, हाँ जी, मिलीमोल व्हाट, पर लीटर। तो मिलीमोल पर लीटर में अगर हम ग्लूकोज को ले तो नॉर्मल CSF में उसकी रेंज कितनी होती है, 4, लेकिन अगर प्लाज्मा में तो 6। इसको MCQs करें कि ग्लूकोज कंसंट्रेशन रिगार्डिंग CSF और प्लाज्मा, इसमें क्या फर्क है, तो CSF में कम होगी और प्लाज्मा में ज्यादा होगी। एक पॉइंट तो जनाब आप लोगों को ये आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेके Cl स्टैंड फॉर क्लोराइड। Cl क्लोराइड है। अब इधर देखिए, क्लोराइड ये जनाब 120 और यहाँ पे लेके 110। अब यहाँ पे एक MCQs हैं। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था, जब सोडियम जाएगी तो ये ऑस्मोटिकली किस चीज को ड्रा करेगी, क्लोराइड को भी ड्रा करेगी। तो जहन तो ये कहता है कि जितना सोडियम जाएगा प्लाज्मा में सेम, उतना तो ये भी जाना चाहिए ना, दोनों बैलेंस होने चाहिए। लेकिन कुछ क्लोराइड तो ये खुद अट्रैक्ट करेगा और कुछ क्लोराइड इन बिटवीन द टाइट जंक्शन क्या होगा, फ्रीली डिफ्यूज होगा। तो क्लोराइड का लेवल CSF में क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो सम क्लोराइड ड्यू टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ऑफ सोडियम इन सन केम फ्रीली मूवेबल इन द टाइट जंक्शन। तो क्लोराइड कंसंट्रेशन इन CSF कितना होता है, 120, बट प्लाज्मा में कितना होता है, 110 होता है। ठीक है जी। फिर लेके जनाब pH की जिक्र करते हैं कि pH के हिसाब से कितना हमारे पास होता है, pH दैट इज 7.34 और यहाँ पे लेके 7.45। व्हाट इज इट्स मीन, व्हाट डज इट्स मीन, इट्स मीन दैट pH ऑफ द CSF इज रिलेटिवली एसिडिक देन द प्लाज्मा pH। क्योंकि 7.34 तो ज्यादा किसकी तरफ है, एसिडोसिस की तरफ है। तो pH जो CSF का है वो रिलेटिवली ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू दी प्लाज्मा। नेक्स्ट देखिए प्रोटीन 0.2 to 0.4, 0.2 to 0.4, लेकिन यहाँ पे लेके 70। ये हम एल्ब्यूमिन प्रोटीन की मैंने बात करते हैं, तो इसका मतलब प्रोटीन रिलेटिवली इन द CSF इज वेरी वेरी लो एज कंपेयर टू दी प्लाज्मा। देखिए यहाँ पे MCQs, अगर CSF के अंदर प्रोटीन का वैल्यू क्या हो, ज्यादा, it will show pathology that is meningitis. In all type of meningitis there is increased level of proteins. क्लियर है, उसकी रीजन भी बताऊंगा कि क्यों बढ़ते हैं। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज WBC। WBC को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, ल्यूकोसाइट। तो WBC या ल्यूकोसाइट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या चीज आएगी, हाँ जी, हाँ, नॉर्मली इन CSF द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ल्यूकोसाइट इज 1 to 5। 1 से 5 तक WBC इन अ नॉर्मल CSF इज ओके। लेकिन यहाँ पे कितना, ब्लड CP में, प्लाज्मा के अंदर पर क्यूबिक मिलीमीटर ल्यूकोसाइट 4000 से 11000 तक होती है। हम जब ब्लड टेस्ट करते हैं प्लाज्मा में तो WBC रेंज फ्रॉम 4000 to 11000। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी की CSF हमने कराई है लंबार पंक्चर के जरिए, CSF फाइंडिंग में WBC is more than 5, it will be normal or abnormal, it will be abnormal. Up to 5 it is considered normal. ठीक है, so this is what we have the differences between CSF and plasma.
मैं तो सजेस्ट करूंगा ग्लूकोज की वैल्यू पूछी जाती है, प्रोटीन और ये है कि पीएच के लिहाज से अगर आ जाए CSF इज रिलेटिवली मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द प्लाज्मा। ठीक है जी, तो CSF जनाब रिलेटिवली एज कंपेयर टू द प्लाज्मा ये ज्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है। क्लियर है? ओके, दिस व्हाट वी ऑल हैव फ्रॉम द CSF। CSF की अगर प्रेशर आ जाए कि व्हाट इज द नॉर्मल प्रेशर ऑफ CSF, लेके 7 to 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। नॉर्मल प्रेशर ऑफ CSF, नॉर्मल pressure of CSF is 7 to 15 millimeter of mercury, 7 to 15 millimeter of mercury, और इसको कुछ लोग कहते हैं 10 to 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, ये भी कह सकते हैं। तो 10 से 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर या 7 से 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, दैट इज द नॉर्मल प्रेशर ऑफ CSF। अगर इससे ये बढ़ गया तो ये हमें क्या शो करते हैं कि ICP क्या है, वो रेज है, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। नेक्स्ट यहाँ पे लिखे कि a person diagnosed for hydrocephalus, person diagnosed for hydrocephalus and there is fourth ventricle atrophy and remaining ventricles are fully dilated. Where is the obstruction? हाँ जी, एक बंदा है उसको हाइड्रोसेफेलस है, हमने CT स्कैन या MRI की है, उस पर हमें फोर्थ वेंट्रिकल की क्या मिली है, एट्रोपी, लेकिन रिमेनिंग अदर 3 क्या हो चुके हैं, डायलेट। तो इधर देखे, अगर हम थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ को CSF ना दे, यहाँ पे क्या कराए, ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसकी तो वक्त के साथ साथ क्या हो जाएगी, एट्रोपी, लेकिन रिमेनिंग अपर 3 सारे के सारे डायलेट हो जाएंगे, तो उसकी हाइपरट्रोपी हो जाएगी। सो व्हेनेवर देयर इज अ हाइड्रोसेफेलस केस वेयर फोर्थ वेंट्रिकल बिकम एट्रोफाइड, द मोस्ट कॉमन कॉज इज cerebral aqueduct stenosis या aqueduct of sylvius obstruction, aqueduct of sylvius obstruction। इसके अंदर जनाब aqueduct of sylvius obstruction या cerebral aqueduct stenosis होती है। ठीक है जी, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस भी क्या है, cerebral aqueduct stenosis है या aqueduct of sylvius obstruction है। इसका मतलब ये है, अगर फॉर एग्जांपल इधर फोकस करें, अगर इस फोरामेन ऑफ मोनरो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो फिर लेटरल वेंट्रिकल किसको CSF नहीं देगी, थर्ड को, तो इसके दरमियान वो कम्युनिकेशन क्या हो जाती है, खत्म। अगर थर्ड से फोर्थ तक ना आए, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, फिर भी थर्ड और फोर्थ की कम्युनिकेशन खत्म। तो ऐसा हाइड्रोसेफेलस जिसके अंदर मसला CSF की फ्लो में हो, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप हाइड्रोसेफेलस। और अगर CSF इन सारे वेंट्रिकल में जाए, लेकिन वेंट्रिकल से वो CSF किधर जाए, सब अरेक्नोइड स्पेस में, और किससे एब्जॉर्ब ना हो जाए, सब अरेक्नोइड वेलाए से, तो इसका मतलब एक वक्त आएगा कि बैक प्रेशर से ये भी डायलेट हो जाएंगे। ऑल वेंट्रिकल जब डायलेट हो जाए हाइड्रोसेफेलस में, तो इसका इशू फ्लो में नहीं है, इसका इशू किस में है, अब्जॉर्प्शन में है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिंग टाइप हाइड्रोसेफेलस। तो सब अरेक्नोइड वेलाए तक बात जाना और बैक प्रेशर को बिल्ड होने में टाइम लगेगा कि नहीं, उसमें ज़्यादा टाइम मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि जो कम्युनिकेटिंग टाइप हाइड्रोसेफेलस है इट विल टेक टाइम, बट नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस इसके सिम्टमों जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखें, फिर आगे इंशाल्लाह कल लेके जाएंगे यहाँ से।